Hello बच्चों, let's read the question. One of the important consequences of geographical isolation is, यानी कि geographical isolation का one of the important consequence यानी कि result क्या होता है. So देखिए key concept क्या हो जाएगा. Effect of geographical isolation. Effects of geographical isolation. ठीक है, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन का क्या मतलब है. जब भी किसी पॉपुलेशन में से कोई ग्रुप ऑफ मेंबर्स फ्रॉम एन एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन, a group of members separating from ancestral population due to geographical barriers like river, lake, glaciers, it is called आपका ज्योग्राफिकल आइसोलेशन. यानी कि जब भी किसी ज्योग्राफिकल बैरियर की वजह से किसी एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन से कोई भी ग्रुप ऑफ मेंबर्स जो हैं वो अलग हो जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन. अब देखिए जब ये ग्रुप ऑफ मेंबर्स जाके किसी नई जगह पर बसते हैं तो इनकी कोशिश ये रहती है कि पहले तो ये वहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से अडेप्ट करें और दूसरा ये आपस में इंटरब्रीड करें. सो यहाँ पे जियोग्राफिकल बैरियर्स और आइसोलेशन, जियोग्राफिकल बैरियर या हम सीधा कह सकते हैं आइसोलेशन, cause group of members of the group to interbreed among themselves hence क्या होता है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन अकर. रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन अकर्स. आइसोलेशन अकर्स यानी कि जब उस ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन ने नई जगह पर जाकर रहना शुरू किया तो जब इन्होंने आपस में ही इंटरब्रीड किया तो इससे क्या हो गया, एक रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन भी क्रिएट हो गया. और इस रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की वजह से जो न्यू स्पीशीज़ जनरेट हुई या जो न्यू इनकी जनरेशन आई उसमें इन्होंने ऐसी ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस किया जहाँ पर पहली चीज़ तो दे वर वेल अडेप्टेड टू द एनवायरनमेंट. द न्यू पॉपुलेशन was well adapted to the environment, was well adapted to new environment and produced species which had ancestral origin but
they were different in morphologies from the ancestors. और देखिए इसी वजह से हमने क्या कहा कि ये न्यू स्पीशीज जो हैं वो फॉर्म हुई फ्रॉम द एंसेस्टर्स फॉर्मिंग न्यू स्पीशीज। और इसी को हम क्या कहते हैं, नोन एज स्पेसिएशन। यानी कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स, जिसमें बेसिकली वेरियस बैरियर्स की वजह से कोई एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन अगर किसी अपनी एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन से अलग हो जाए और न्यू स्पीशीज़ को फॉर्म करे तो उसे हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पेसिएशन। और ये जो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से जो स्पेसिएशन आता है इसको हम कहते हैं एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। यानी कि जियोग्राफिकल बैरियर की वजह से आने वाले स्पेसिएशन को हम कहते हैं एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। सो देखिए अब हम अपने ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। सो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन क्या है, रैंडम क्रिएशन ऑफ न्यू स्पीशीज। तो ये जो रैंडम क्रिएशन है, रैंडम वर्ड है, ये गलत है क्योंकि यहाँ पे रैंडम क्रिएशन नहीं होता। इनका जो ओरिजिन है वो एंसेस्ट्रल ही रहता है, बस केवल मॉर्फोलॉजीज वगैरह चेंज हो जाती हैं, तो इसलिए हम इन्हें न्यू स्पीशीज कह देते हैं, बाकी कोई रैंडम क्रिएशन नहीं है। इसके बाद देखिए इसमें बी ऑप्शन है, नो चेंज इन द आइसोलेटेड फौना। ऐसा भी नहीं है, इनमें इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से जो बिहेवियरल अडेप्टेशंस आते हैं उसकी वजह से मॉर्फोलॉजीज में भी चेंज आ सकता है, बिहेवियर्स में भी चेंज आ सकता है, तो यहाँ पे नो चेंज वाली बात गलत है। देखिए तीसरा क्या है, प्रिवेंटिंग स्पेसिएशन। जी नहीं, यहाँ पे स्पेसिएशन यानी न्यू टाइप ऑफ स्पेशी फॉर्मेशन को ये प्रमोट करता है। ऑप्शन डी क्या है, स्पेसिएशन थ्रू द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। देखिए ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि अभी हमने बात करी कि ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से क्या हो जाता है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, और इसी रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के थ्रू नई स्पीशीज़, ऐसी स्पीशीज़ जो कि अपने ओरिजिन में एंसेस्टर्स से सेम है लेकिन मॉर्फोलॉजी में डिफरेंट है, ऐसी नई स्पीशीज़ फॉर्म होती हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन डी। I hope you understood it well. Best of luck.